हम पढ़ने वाले हैं ब्लैटर डाइवर्टिकुलम के बारे में। ब्लैडर डाइवर्टिकुलम की बात करें तो ब्लैडर डाइवर्टिकुलम एक आउट पाउचिंग होती है ब्लैडर म्यूकोसा की। और ये जो बेसिकली आउट पाउचिंग होती है ये डिफेक्ट के थ्रू होती है, और वो डिफेक्ट जो रहता है डेट्रूसर मसल में होता है। तो आउट पाउचिंग ऑफ ब्लैडर म्यूकोसा थ्रू द डेट्रूसर मसल डिफेक्ट उसको ब्लैडर डाइवर्टिकुलम बोलते हैं। और जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ये कि ये जो रहता है ब्लैडर ल्यूमेन से कम्युनिकेट करता है। तो ये पॉइंट जो रहता है इसको डिफ्रेंशिएट करता है विद डुप्लीकेशन सिस्ट से। डुप्लीकेशन सिस्ट जो रहता है वो कम्युनिकेट नहीं करता है। अगर हम बात करें ब्लैडर डाइवर्टिकुलम की तो ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रू जो कि कंजेनाइटल होता है, और दूसरा होता है एक्वायर्ड जो कि फॉल्स ब्लैडर डाइवर्टिकुलम होता है। तो अगर हम बात करें जो ट्रू ब्लैडर डाइवर्टिकुलम होता है उसमें सारी ब्लैडर लेयर्स होती हैं। अगर हम बात करें तो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मस्कुलरिस। जबकि अगर हम बात करें तो जो फॉल्स होता है उसमें मस्कुलरिस लेयर एब्सेंट होती है। ओनली म्यूकोसा और सब म्यूकोसा हर्निएट करता है थ्रू डेस्ट्रोसर डिफेक्ट। फिर अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की तो सबसे पहला जो रहता है वही कंजेनाइटल और दूसरा है एक्वायर्ड। तो जो कंजेनाइटल रहता है वो ट्रू ब्लैडर डाइवर्टिकुला है विथ ऑल द लेयर्स, और ये यूजुअली सिंगल होता है, सॉलिटरी होता है, और मोस्ट कॉमनली नियर द यूट्रो वेसिकल जंक्शन मिलता है कंजेनाइटल। अब जो कंजेनाइटल ब्लैडर डाइवर्टिकुलम होता है उसको हच डाइवर्टिकुलम भी बोलते हैं। तो ये यूजुअली बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है, और मेनली जो रहता है इसमें डेवलपमेंटल वीकनेस होती है एट द यूट्रोवेसाइकल जंक्शन। फिर जो एक्वायर्ड होता है, एक्वायर्ड में जो रहता है सिर्फ दो लेयर्स रहती है, मस्कुलरिस नहीं होता है। और ये जो रहता है मल्टीपल बहुत सारे नंबर्स का होता है, और इसका लोकेशन कहीं भी हो सकता है। नॉट लाइक कि ट्रू जो है नियर यूवी जंक्शन हो जाता है, ये कहीं भी हो सकता है। उसमें भी मोस्ट कॉमनली ये पोस्टीरियर या लेटरल वॉल, जिसको बोलेंगे पोस्टीरियर लेटरल वॉल में ज़्यादा कॉमन होता है, और ये एडल्ट एज ग्रुप में होता है। और मेनली जो रहता है जो बीमारियां एसोसिएटेड है उसमें क्रोनिक ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, और वो जो है बीपीएच की वजह से भी हो सकता है, स्ट्रिक्चर की वजह से भी, या वाल्व की वजह से। तो अगर डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट बताएं तो कंजेनाइटल जो रहता है वो ट्रू डाइवर्टिकुलम होता है और यूवी जंक्शन के पास होता है, जबकि एक्वायर्ड जो रहता है फॉल्स डाइवर्टिकुलम होता है और मेनली ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो अगर हम बात करें कंजेनाइटल ब्लैडर डाइवर्टिकुला तो इसमें VUR मिलता है, जबकि एक्वायर्ड वाले में अगर हम बात करें तो स्टेसिस मिलता है, इन्फेक्शन और स्टोन मिलता है। तो स्टेसिस, इन्फेक्शन और स्टोन जो रहता है एक्वायर्ड डाइवर्टिकुला में मिलता है। अब बात करते हैं कंजेनाइटल डाइवर्टिकुला का। तो कंजेनाइटल डाइवर्टिकुला जो रहता है उसमें जो रहता है फोकल वीकनेस होती है ब्लैडर वॉल मस्कुलेचर की। तो फोकल वीकनेस होती है ब्लैडर वॉल मस्कुलेचर की, जहाँ पे यूरेटर जो रहता है डेट्रूसर्स के अंदर एंटर करता है। और कैसे एंटर करता है? ऑब्लिकली। तो जब वो फोकल वीकनेस होती है उसकी वजह से ऑल द थ्री लेयर्स जो रहती हैं प्रोट्रूड कर जाती हैं, और ये मेनली जो रहता है एसोसिएटेड होता है वेसाइको यूरेट्रल रिफ्लक्स, जिसको देखा जाता है ज़्यादा हच डाइवर्टिकुलम के केस में। तो VUR से एसोसिएटेड होता है। फिर अगर हम बात करें और जो डिजीजेज होती हैं तो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो सकता है, स्पेशली अगर हम बात करें तो एलर डेलनॉस सिंड्रोम, मैंकीज मैंकीज सिंड्रोम से हो सकता है, और प्रून बेली सिंड्रोम से भी एसोसिएटेड कंजेनाइटल डाइवर्टिकुलर हो सकता है। जबकि जो रहता है अगर कोई बच्चा जो रहता है पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व के साथ प्रेजेंट कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी कंजेनाइटल ब्लैडर डाइवर्टिकुलर। तो सेकेंडरी कंजेनाइटल ब्लैडर डाइवर्टिकुलर क्या होता है? किसी बच्चे में पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी कंजेनाइटल ब्लैडर डाइवर्टिकुलर। तो ये है ब्लैडर डाइवर्टिकुलर। हम देख सकते हैं यूवी जंक्शन के पास ऐसे आउट पाउचिंग है, और इसमें जो है तीनों लेयर्स रहती हैं। यूजुअली हम इस तरीके से देख सकते हैं, ये पूरा दिख रहा है। तो तीनों जो लेयर है उसमें दिख रहा है, और ये यूजुअली जो रहता है कान की तरह दिखाई देता है, ऐसा लगता है मिक्की माउस का कान है। तो ये जो रहता है ब्लैडर डाइवर्टिकुलर है। जबकि एक्वायर्ड की बात करें तो एक्वायर्ड में क्या होता है कि क्रोनिक ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, जिसकी वजह से इंट्रावेसाइकल प्रेशर बढ़ जाता है और म्यूकोसा जो रहता है वो हर्निएट कर जाता है। तो कॉमन कॉजेज हैं जो इसमें जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है BPH, फिर उसके बाद स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा हो सकता है, और ब्लैडर नेक कॉन्ट्रैक्चर मिल सकता है। कई बार न्यूरोजेनिक जो ब्लैडर होता है उसमें भी ये मिल सकता है। तो इस तरीके से होता है एक्वायर्ड ब्लैडर डाइवर्टिकुलर। अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो यूजुअली जो रहता है अगर इंट्रावेसाइकल प्रेशर बढ़ता है
तो उसके साथ अगर डेट्रूसर ट्रेबेकुलेशन है तो ब्लैडर में वीक स्पॉट्स बनते हैं। तो ब्लैडर में जब वीक स्पॉट्स बनता है तो वहीं से जो रहता है मिकोसा बल्ज आउट कर जाता है। तो इस तरीके से जो रहता है डायवर्टिकुलम बनता है। दूसरा जो रहता है यूरिन स्टेसिस। यूरिन स्टेसिस होता है तो यूरिन स्टेसिस की वजह से रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, और जो रिकरेंट इन्फेक्शन होगा यूरिन स्टेसिस की वजह से तो स्टोन बनता है और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है। तो देयर इज चांस ऑफ मेलिग्नेंसी रिस्क। तो इससे जो रहता है मेलिग्नेंसी का खतरा बना रहता है। तो ये जो रहता है रिकरेंट इन्फेक्शन रहता है। तीसरा जो रहता है न्यूरोजेनिक ब्लैडर। न्यूरोजेनिक ब्लैडर के केस में क्या होता है, रिपीटेड जो रहता है हाई प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से मल्टीपल ब्लैडर डायवर्टिकुलर बन सकता है। तो रिपीटेड हाई प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मल्टीपल ब्लैडर डायवर्टिकुलर बन सकता है। अब जो है अगला, अगर हम बात करें लोकेशन के बारे में, तो लोकेशन में अगर कंजेनाइटल ब्लैडर डायवर्टिकुलर की बात करें तो कंजेनाइटल जो रहता है यूजुअली यूट्रोवेसाइकल जंक्शन के पास बनता है, उसको हच डायवर्टिकुलर बोलते हैं। और जो एक्वायर्ड रहता है यूजुअली पोस्टीरियर वॉल या लेटरल वॉल में बनता है। क्लिनिकल की फीचर्स की बात करें तो यूजुअली जो रहता है ब्लैडर डायवर्टिकुलर एसिम्प्टोमेटिक होता है, ये इंसिडेंटली डिटेक्ट होता है ऑन इमेजिंग। और पेशेंट जो रहता है यूजुअली रिकरेंट यूटीआई के साथ प्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि यूरिनरी स्टेसिस होती है। तो यूरिनरी स्टेसिस की वजह से जो रहता है यूटीआई होता है। कई बार जो रहता है रेजिडुअल यूरिन डायवर्टिकुलम में रह जाता है, तो इसके वजह से डबल वॉइडिंग की ज़रूरत पड़ती है या पोस्ट वॉइड डिबलिंग भी होता है। फिर जो रहता है पेशेंट जो है हिमेचूरिया के साथ प्रेजेंट कर सकता है, और ये बेसिकली हिमेचूरिया जो है डायवर्टिकुलम में या तो मेलिग्नेंसी हो गई है या तो इन्फेक्शन, तो उसकी वजह से हो सकता है। फिर जो अगला है इन्फेक्शन की वजह से डिसयूरिया और फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है। फिर अगर बहुत बड़ा ब्लैडर डायवर्टिकुला है, जाइंट डायवर्टिकुला है, तो वो एब्डोमिनल लंप की तरह भी प्रेजेंट कर सकता है। कई बार जो रहता है अगर यूरेटर जो रहता है डायवर्टिकुलम में खुलता है तो उसमें जो है रिफ्लक्स मिल सकता है या ऑब्स्ट्रक्शन मिल सकता है, जिसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है। तो ये जो है क्लिनिकल फीचर्स है। तो हम ये देख सकते हैं इसमें जो है डिफरेंट टाइप के ये जो रहता है, हम देख सकते हैं नॉर्मल ब्लैडर है। नॉर्मल ब्लैडर है, उसके बाद जो है इसमें जो है ग्रेड 1 ट्रेबेकुलेशन मिल रहा है। ये जो सेकंड पिक्चर है इसमें देख रहे हैं ट्रेबेकुलेशंस हैं, लेकिन लेस देन 50% ऑफ द ब्लैडर में है और ग्रेड 1 है। जबकि ये जो है इसमें हम देख रहे हैं कि जो डेप्थ है और बढ़ गई है और काफ़ी सारी जगह है। तो ये ग्रेड 2 होता है, ये ग्रेड 1 रहता है, ये ग्रेड 2 होता है और ये ग्रेड 3 होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो ग्रेडिंग की अगर हम बात करें ट्रेबेकुलेशन की, तो ग्रेड 0 में कोई भी ट्रेबेकुलेशन नहीं होता है। ग्रेड 1 में जो रहता है यूजुअली जो रहता है पूरे ब्लैडर में नहीं होता है, लेस देन हाफ ऑफ द ब्लैडर, और डेप्थ भी 5 mm से कम होती है। जबकि अगर हम बात करें ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में, तो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में जो रहता है यूजुअली मोर देन हाफ ऑफ द ब्लैडर होता है, और ग्रेड 2 में जो रहता है डेप्थ 5 से 10 mm के बीच में होती है, जबकि ग्रेड 3 में डेप्थ 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो रहता है ट्रेबेकुलेशन की ग्रेडिंग रहती है, इस तरीके से प्रेजेंट करता है। फिर इस पिक्चर में हम जो देख सकते हैं ये डायवर्टिकुला है इंक्रीज प्रेशर की वजह से, और इसमें जो है ऑलमोस्ट क्रिसमस ट्री अपीयरेंस मिल रहा है। तो ये न्यूरोजेनिक ब्लैडर का केस हो सकता है, या पीयू वाल्व की वजह से भी ऑब्स्ट्रक्टिव ब्लैडर हो सकता है। फिर इसमें देख सकते हैं जो इंक्रीज प्रेशर की वजह से रिफ्लक्स हो रहा है, बायलेटरल यूरेटर विजिबल है। तो ये चीज़ रहता है ब्लैडर। और ये जो है डायवर्टिकुलम दिख रहा है हमें, और ये डायवर्टिकुलम जो है पूरा ब्लैडर ल्यूमेन से कम्युनिकेट कर रहा है। तो कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लिकेशन यूजुअली जो रहता है मोस्ट कॉमन यूटीआई होता है। पेशेंट को स्टेसिस की वजह से बार बार रिकरेंट यूटीआई होता है। अगर हच टाइप का डायवर्टिकुलम होगा कंजेनाइटल, जिसमें अगर यूरेटर आके खुलता है तो उसमें रिफ्लक्स हो सकता है, जिसकी वजह से वीयूआर हो सकता है। तो हमने ऊपर जो देखा था कि इसमें जो है वीयूआर हो रहा है, तो ये बेसिकली हच टाइप के डायवर्टिकुलम में मिलता है। फिर जो है अगला वो स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है, यूरिन स्टेसिस की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, और इन्फेक्शन की वजह से स्टोवाइड स्टोन्स बन सकता है। फिर जो अगला है वो है ऑब्स्ट्रक्शन। अगर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन रहता है तो ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है और हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस मिल सकता है। फिर कई बार जो रहता है डायवर्टिकुला जो है उसमें मेलिग्नेंसी मिल सकती है, और इसका इंसिडेंस वेरी करता है, ऑलमोस्ट अप टू मैक्सिमम 10% तक चांसेस रहता है। अगर डायवर्टिकुलम की बात करें तो वो जो रहता है ब्लैडर एपिथेलियम से लाइन रहता है, इसलिए उसमें मोस्ट कॉमन जो मेलिग्नेंसी होती है वो यूरोथेलियल कार्सिनोमा होता है। एडिनो कार्सिनोमा और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा भी मिल सकता है, बट मोस्ट कॉमनली जो रहता है यूरोथेलियल कार्सिनोमा होता है।
और इसमें अगर हम बात करें तो कोई मसल बैरियर नहीं होता है, तो इसमें वर्स प्रोग्नोसिस होती है क्योंकि पेरीवेसाइकल इन्वेजन बहुत ज़्यादा होता है। तो कई बार जो रहता है डायवर्टिकुला फट सकता है, जिसकी वजह से पेरिटोनाइटिस हो सकता है, और ये जो होता है काफ़ी रेयर होता है। अब डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले जो रहता है अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में जो रहता है हमें सिस्टिक और पाउचिंग दिखती है जो कि ब्लैडर से कम्युनिकेट करती रहती है, और पीवीआर दिखेगा हमें इन डायवर्टिकुलम। तो ऊपर हमने दिखा है कि जो अल्ट्रासाउंड है इस तरीके का, तो ये तो जो एक्सरे यही जो आउट पाउचिंग है ये अल्ट्रासाउंड में दिख सकता है। ये तो है अल्ट्रासाउंड की बात। अब बात करें तो अगर स्मॉल या नैरो नेक लीजन है, तो ऐसे केस में अल्ट्रासाउंड का रोल बहुत लिमिटेड हो जाता है। फिर जो अगला रहता है वो होता है मैच्योरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम। मैच्योरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम में जो रहता है हमें क्रिसमस ट्री अपीयरेंस मिलता है। इसमें हमें जो रहता है कंट्रास्ट फील्ड आउट पाउचिंग मिलता है जो कि कम्युनिकेट करता है ब्लैडर के साथ। डॉग ईयर या क्रिसमस ट्री मिलता है। तो अगर हम मैच्योरिटी इसमें जो रहता है, इसमें जो है क्रिसमस ट्री जो है वो मिल रहा है, डॉग ईयर ये रहा। तो इस तरीके से मिल सकता है। फिर उसके बाद जो है अगला जो रहता है एमसीयू से हमें वीओआर के बारे में पता चल सकता है, और फंक्शनल एम्पटिंग जो है उसके बारे में पता चल सकता है। फिर जो अगला है एमसीयू के बाद जो अगला इन्वेस्टिगेशन है वो है सिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी जो है बेसिकली वो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है, और सिस्टोस्कोपी से हम डायरेक्टली विजुलाइज कर सकते हैं और सस्पिशियस लीजन का बायोप्सी कर सकते हैं। तो सिस्टोस्कोपी जो ये दिख रहा है वो सिस्टोस्कोपी में ब्लैडर डायवर्टिकुला दिख रहा है, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन होता है। तो दूसरा ये चीज़ रहता है कि लिमिटेशन क्या होता है, अगर नैरो नेक डायवर्टिकुला है तो उसमें सिस्टोस्कोप के थ्रू हम एंटर नहीं कर पाते हैं। फिर अब बात करते हैं इमेजिंग की, जिसमें सीटी एमआरआई और सीटी यूरोग्राफी आता है। तो ये बेसिकली हम कराते हैं वॉल थिकनेस के लिए देखने के लिए। तो जो वॉल थिकनेस है, अगर हमें ट्यूमर सस्पिशियस है तो ऐसे में वॉल थिकनेस जो है हमें सीटी एमआरआई से पता चल सकता है। प्लस जो है अगर यूरेटर या रेक्टम से जो रिलेशन है डायवर्टिकुला, वो भी हम जो है सीटी या एमआरआई की मदद से देख सकते हैं। और अगर मल्टीपल डायवर्टिकुला है, कॉम्प्लेक्स एनाटमी है, तो ऐसे केस में भी हम लोग सीटी एमआरआई कर सकते हैं। अगर हम बात करें नैरो नेक या मल्टीपल लीजन है, तो उसके लिए जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होता है वो सीटी सिस्टोग्राफी होता है। तो सीटी सिस्टोग्राफी जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होता है नैरो नेक या मल्टीपल लीजन को डिटेक्ट करने के लिए। फिर अगला जो इन्वेस्टिगेशन है वो होता है यूरो डायनेमिक्स। जो रहता है डायवर्टिकुला है बहुत सारे ऐसे ब्लैडर में प्रेजेंट करता है जिसमें काफ़ी क्रोनिक डिजीज होती है, तो इससे हम लोग जो रहता है ब्लैडर का डेट्रूसर प्रेशर इवेलुएट कर सकते हैं, कंप्लायंस चेक कर सकते हैं, और वॉइडिंग फंक्शन इंटैक्ट है कि नहीं, ऐसे जो चीज़ें होती हैं हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो रहता है न्यूरोजेनिक ब्लैडर या रिकरेंट केसेस में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप है उसमें हम लोग डीएमएसए स्कैन करा सकते हैं, क्योंकि जो कंजेनाइटल वाला होता है वो यूजुअली उसमें रिफ्लक्स होता है और अपर ट्रैक्ट डैमेज के चांसेस रहते हैं, तो स्कार देखने के लिए डीएमएसए स्कैन बेस्ट होता है। अगर हम बात करें डिफरेंशियल डायग्नोसिस की, तो पहला जो कंडीशन होता है वो होता है यूरेट्रोसील। यूरेट्रोसील में जो रहता है इंट्रा वेसाइकल सिस्टिक डायलिटेशन होता है यूरेटर का, तो ब्लैडर के अंदर जो रहता है यूरेटर डायलेट कर जाता है, और इसमें जो रहता है फीलिंग डिफेक्ट मिलता है विदाउट एनी कम्युनिकेशन। तो विदाउट कम्युनिकेशन जो है हमें फीलिंग डिफेक्ट मिलेगा। जो दूसरा रहता है वो होता है डुप्लीकेशन सिस्ट। डुप्लीकेशन सिस्ट में जो रहता है कोई भी कम्युनिकेशन नहीं मिलता है ब्लैडर ल्यूमेन के साथ। तीसरा जो डिजीज होता है वो रहता है ब्लैडर हर्निया। ब्लैडर हर्निया में जो रहता है यूजुअली ब्लैडर जो रहता है एब्डोमिनल वॉल से हर्निएट कर जाता है। फिर अगर हम बात करें जो अगला रहता है पेरीवेसाइकल एब्सेस, तो पेरीवेसाइकल एब्सेस जो रहता है उसमें कोई भी कम्युनिकेशन नहीं मिलता है, इन्फ्लेमेटरी वॉल रहती है। तो ये हम देख सकते हैं डुप्लीकेशन है, इसमें दो दो ब्लैडर हैं और आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो मैनेजमेंट की बात करें तो इनिशियली जो रहता है हम कंजर्वेटिव या ऑब्जर्वेशन करते हैं। कंजर्वेटिव जो रहता है बेसिकली अगर स्मॉल डायवर्टिकुला है, एसिम्टोमेटिक है, तो ऐसे केस में कंजर्वेटिव कर सकते हैं। कोई भी स्टोन या रिफ्लक्स है, स्टोन नहीं है तो कर सकते हैं, या पेशेंट जो है अनफिट है सर्जरी के लिए तो उसमें भी कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट को हम लोग रेगुलर सिस्टोस्कोपी पर रखते हैं, यूरिन साइटोलॉजी कराते रहते हैं, और इमेजिंग जो रहता है टाइम टू टाइम कराकर देखते रहते हैं। फिर जो अगला रहता है एंडोस्कोपिक मैनेजमेंट। एंडोस्कोपिक मैनेजमेंट में बेसिकली हम लोग जो रहता है ट्रांस यूरेथ्रल यूरेथ्रा के थ्रू जाके डाइवर्टिकुलेक्टमी कर देते हैं। तो डाइवर्टिकुलोटमी जो रहता है उसमें हम लोग बेसिकली नेक पे इंसिजन देते हैं। तो ये यूजुअली जो रहता है स्मॉल नैरो नेक वाले जो सिम्टोमेटिक डाइवर्टिकुला होता है उसके लिए ये मेथड प्रीफर किया जाता है, और इसमें जो रिस्क रहता है रिफ्लक्स और इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, और हाई चांसेस रहते हैं कि रिकरेंस भी होगा।
हम बात करते हैं डेफिनेटिव सर्जरी। तो डेफिनेटिव सर्जरी जो होता है वो होता है डाइवर्टिकुलेक्टमी, और इसको हम लोग बेसिकली ओपन या लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर से कर सकते हैं। तो ओपन आइदर हम लोग ओपन ट्रांसवेसाइकल या एक्स्ट्रा वेसाइकल अप्रोच से कर सकते हैं। तो जो डाइवर्टिकुला एंटीरियर ब्लैडर में है, एंटीरियर डाइवर्टिकुला है, उसके लिए हम लोग ट्रांस वेसाइकल अप्रोच यूज़ करते हैं, ब्लैडर के थ्रू जाकर निकालते हैं। जबकि अगर पोस्टीरियर या लेटरल वर्टिकल है तो पोस्टीरियर लेटरल डाइवर्टिकुला के केस में हम लोग ब्लैडर में एंटर नहीं करते हैं और उसको रिमूव करते हैं। फिर जो अगला मेथड है वो होता है मिनिमल इन्वेजिव। मिनिमल इन्वेजिव में लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक दोनों आता है, और इसके लिए बेसिकली जो रहता है हम लोग चाहे लार्ज हो तो है पोस्टीरियर और रिकरेंट डाइवर्टिकुला है तो हम मिनिमल इन्वेजिव कर सकते हैं। फिर जो अगला रहता है, अगर ब्लैडर आउटलेट के साथ डाइवर्टिकुला भी है, आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन वाला डाइवर्टिकुला है, तो इसमें जो रहता है हम लोग टीआरपी के साथ साथ डाइवर्टिकुलेक्टमी भी कर सकते हैं। तो इससे जो रहता है रिकरेंस के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर अब सूचर की बात करें तो यूजुअली हम लोग एब्जॉर्बल सूचर यूज़ करते हैं, वाइक्रिल, और ब्लैडर को 2 लेयर में क्लोज करते हैं। फिर एसपीसी डाल के रखते हैं, फुलीज और एसपीसी वो भी 10 डेज के लिए डाल कर रखना होता है आफ्टर ब्लैडर रिपेयर। फिर अगर हम बात करें स्पेशल सर्जिकल सिनेरियो, तो डाइवर्टिकुलर में कई बार क्या रहता है, यूरेट्रिक ओरिफिस रहता है। ऐसे केस में हमें यूरेट्रिक री इम्प्लांट करता है, और यूजुअली लिश ग्रेगोय टेक्निक जो रहता है उसको प्रेफर करते हैं। अगर ब्लैडर के साथ डाइवर्टिकुलर के साथ न्यूरोजेनिक ब्लैडर है तो ऐसे केस में हमें डाइवर्टिकुलेक्टमी करना रहता है, प्लस ऑगमेंटेशन सिस्टोप्लास्टी भी करना रहता है ब्लैडर का फंक्शन इंप्रूव करने के लिए। अगर ब्लैडर में कार्सिनोमा हो गया है डाइवर्टिकुलर में, तो ऐसे केस में जो रहता है, अगर कार्सिनोमा लो स्टेज का है, लो स्टेज का है तो ऐसे केस में हम डाइवर्टिकुलेक्टमी कर देते हैं। पार्शियल सिस्टेक्टमी है तो वो कर सकते हैं, नहीं तो डाइवर्टिकुलेक्टमी ही करते हैं। और हाई स्टेज डिजीज के केस में तो हमें सिस्टेक्टमी करना होगा, और फिर फाइनली जो है सिस्टेक्टमी के साथ हमें नियो ब्लैडर या यूरिनरी डाइवर्जन बनाना होता है। प्रोग्नोसिस की बात करें तो कंजेनिटल डाइवर्टिकुलम जो रहता है उसकी प्रोग्नोसिस एक्सीलेंट रहती है आफ्टर एक्सीजन, जबकि एक्वायर्ड डाइवर्टिकुलर रहता है उसकी भी प्रोग्नोसिस गुड होती है अगर ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन करेक्ट कर दिया तो। डाइवर्टिकुलर कार्सिनोमा की बात करें तो उसकी प्रोग्नोसिस पुअर होती है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस ही वो T2 होता है, क्योंकि उसमें कोई मसल नहीं होता है। और हच डाइवर्टिकुलम की बात करें तो उसकी प्रोग्नोसिस गुड होती है अगर VOR जो हो रहा है उसको करेक्ट कर दिया इजीली। 5 ईयर सर्वाइवल अगर डाइवर्टिकुलर के अंदर TCC हो गया तो 70% चांस रहता है। फिर अगर हम बात करें फॉलोअप की, तो फॉलोअप जो रहता है यूजुअली 3 महीने बाद करते हैं, 3 महीने के बाद 6 महीने बाद, फिर ईयरली। इस तरीके से सिस्टोस्कोपी हम करके पेशेंट को फॉलोअप कर सकते हैं। फिर अगर रिकरेंस हुआ है या ट्यूमर हुआ है तो ऐसे केस में अल्ट्रासाउंड या CT करते हैं, जबकि हाई रिस्क केसेस में हम लोग यूरिन साइटोलॉजी कर सकते हैं। तो ये जो 2-3 इन्वेस्टिगेशन है वो करते हैं। लाइफ लॉन्ग फॉलोअप की बात करें तो जो जिन बच्चों में VUR है, चिल्ड्रेन विद VUR, उसमें लाइफ लॉन्ग फॉलोअप की ज़रूरत होती है। अगला, अगर कोई न्यूरोजेनिक ब्लैडर है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर है तो उसमें भी हमें लाइफ लॉन्ग फॉलोअप करने की ज़रूरत रहती है। और उसमें जो तीसरा पॉइंट है, अगर डाइवर्टिकुलम के अंदर कार्सिनोमा हो गया है तो इसमें भी लाइफ लॉन्ग फॉलो करने की ज़रूरत होती है। तो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अगर अंडरलाइंग कंडीशन है जैसे कि BPH या PU तो हमें उसको हमेशा ट्रीट करना चाहिए। दूसरा जो रहता है सिस्टोस्कोपी जो रहता है मैंडेटरी होता है बिफोर लेवलिंग एज बेनाइन डाइवर्टिकुलम, तो सिस्टोस्कोपी करना कंपलसरी रहता है। अगर एसिम्टोमेटिक लीजन है और वो हमें पता चल गया है तो उसका भी फॉलोअप करते रहना चाहिए बिकॉज ऑफ मैलिग्नेंसी रिस्क। फिर जो मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट है जिसमें सर्जरी और इम्प्लांट आता है वो हम जो रहता है VUR एसोसिएटेड केस में करते हैं। फिर जो लार्ज और रिकरेंट डायबिटिकुला है उसमें बेसिकली मोस्ट कॉमन रोबोटिक अप्रोच प्रेफर करते हैं। तो अगर हम बात करें तो 10% डायबिटिकुला में कैंसर हो सकता है। डायबिटिकुला कैंसर का जो स्टेजिंग है वो अनरिलायबल होता है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ मस्कुलरिस प्रोपेरिया। और अगर हम बात करें नेक साइज का, तो नेक साइज जो रहता है वो इन्वर्सली कोरिलेट होता है एम्पटिंग एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या हुआ कि नैरो नेक रहता है तो मोर स्टेसिस होती है। फिर अगला जो है वो डायवर्टिकुलर में जो स्टोन बन रहा है वो यूजुअली स्टोवाइड स्टोन जो रहता है ज़्यादा कॉमन बनता है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। अगर हम बात करें कंजेनाइटल डायवर्टिकुलर का तो उसमें जो रहता है नॉर्मल डेस्ट्रोसल फंक्शन होता है। फिर अगर हम बात करें हिस्टोपैथोलॉजी का तो बेसिकली ट्रांजिशनल एपिथेलियम मिलता है विथ लेमिना प्रोपेरिया, और मस्कुलर कोट जो रहता है ऑफन एटेन्यूटेड और एब्सेंट होते हैं। अगर हम बात करें हच डायवर्टिकुलर का, तो हच डायवर्टिकुलर मेनली अराइजेस ड्यू टू फेलियर ऑफ मस्कुलराइजेशन अराउंड द यूरेट्रिक हाइटस। तो यूरेट्रिक हाइटस के अराउंड जो रहता है मस्कुलराइजेशन नहीं हो पाता ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। MRI जो रहता है
अगर ट्यूमर और फाइब्रोसिस के बीच में अगर हम डिफरेंस नहीं बता रहे हैं तो एमआरआई जो रहता है वो उसको डिफ्रेंशिएट कर सकता है। अगर T2 वेटेड जो रहता है, T2 वेटेड हाई सिग्नल इंटेंसिटी जो ट्यूमर में रहेगा तो वो डिटेक्ट हो सकता है। फिर जो अगला है, अगर मैलिग्नेंसी सस्पेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे केस में हमें डाइवर्टिकुलेक्टोमी नहीं करना चाहिए। जो हम नेक इंसिजन दे रहे थे वो नहीं करना चाहिए। और ज़्यादातर जो डाइवर्टिकुला होते हैं वो पोस्टीरियर लेटरल वॉल पे होते हैं, स्पेशली नियर द यूरेट्रिक ऑरिफिस। हच डाइवर्टिकुलम जो रहता है वो कंजेनाइटल डिसऑर्डर है और उसमें रिफ्लक्स होता है। अगर फर्स्ट डाइवर्टिकुलम की बात करें तो उसमें कोई भी मसल नहीं होता है। मैलिग्नेंसी का रिस्क जो रहता है 10% रहता है। मोस्ट कॉमन ट्यूमर जो रहता है वो, अगर हम ट्रांजिशनल सेल कैंसर होता है, और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो रहता है वो यूटीआई होता है। फिर अगर हम बात करें ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन की, तो ये जो रहता है मेन कॉज होता है फॉर एक्वायर्ड, ये जो रहता है उसके लिए। फिर गोल्ड स्टैंडर्ड जो होता है डायग्नोसिस के लिए वो होता है सिस्टो यूरोग्राफी। अगर एनाटमी जानना है तो उसके लिए बेस्ट रहता है सिस्टी यूरोग्राफी। टीआरपी जो रहता है अगर हम लोग करेंगे डायवर्टिकुलरटमी के साथ तो उससे रिकरेंस के चांसेस कम हो जाते हैं। और रोबोटिक सर्जरी जो रहता है करंट गोल्ड स्टैंडर्ड है इन मिनिमल इन्वेजिव अप्रोच।